और ये जो ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम है उसमें जो ये दो विषय आते हैं, ऊर्जा और कचरा प्रबंधन, तो उससे संबंधित विषय पे काम कर रहे हैं। कई सारे इनोवेटिव सोल्यूशन उनके पास हैं, और साथ ही साथ एक इसको सामाजिक समस्या के तौर पे और एक अवसर के तौर पर किस तरह से ये चीजें लेके जाई जा सकती हैं। इनके माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति और साथ ही साथ समाज में बेहतरी की जा सकती है, तो उस पर ये बात रखेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आदरणीय भाई कमलानंद जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें और राज्य जी को आमंत्रित करें। थोड़ा सा बताएं कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, भाई कमलानंद जी। एक तो सबको प्रणाम। और मैं कुछ भी नया नहीं बोलने वाला हूँ, मैं बोलता भी रहा हूँ। और ये जन मन जन 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 की एक उत्कृष्ट अभिलाषा, इच्छा, एस्पिरेशन है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, सबको मौका मिले अपना भविष्य बनाने का, भिखारीपन से दूर हटे, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सरलता के साथ आगे बढ़े। और यही स्वतंत्रता का लक्ष्य था। यही यूएनडीपी, आईएलओ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन बनना था। ह्यूमन राइट्स सबकी यही मंशा थी कि व्यक्ति जो है धन रहित अपने और यही नेपाल में पुलिस सरकार के तख्तापलट की बड़ी वजह बना। तो मेरा अनुरोध यह है कि कुछ शब्द जैसे स्वावलंबन, स्वाभिमान, गणतंत्र, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर और लोकल वोकल और पर्यावरण पूरक धंधे, नेचुरली ये सरकारी ग्रांट रिबेट सब्सिडी पर नहीं हो सकते। तो अतः कैसे स्वावलंबन, स्वाभिमान बढ़े, कैसे हम उनसे सीखे जो इस लाइन पर कर चुके हैं, और कैसे जो उत्तराखंड में अभी 40% के लगभग निर्विरोध प्रधान चुनकर आए हैं, उनके साथ मिलकर कैसे अभी ग्राम स्वराज, गणतंत्र की गति मिले। और इसके लिए माँ बाप का प्रोग्राम जो है कि 100 करोड़ प्रति ब्लॉक, ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्राम मर, और ब्लॉक एडॉप्शन के साथ साथ मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, जागो 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 जागो, चुनौतियां समझो, अपना दिमाग लगाओ, अध्ययन करो, प्रश्न करो और अत्तोदीप भव करो। अल्टीमेटली गीता का भी 18वां अध्याय का 63वां श्लोक यही कहता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, जो भी ज्ञान है, अनुभव है, एक्सपर्टाइज है, वो कैसे फैले और जनमानस को कैसे वो एक जन आंदोलन के अंदर अफोर्डेबल, रेप्लिकेबल, स्केलेबल बने, और वो कैसे अपना भविष्य खुद बनाए। बहरहाल मैं ये जो अभी 16, 17, 18 में है, उसमें बेसिकली है कैसे हम नेतृत्वशाला के साथ 7,000 ब्लॉक में 7 लाख करोड़ का कोऑपरेटिव के साथ नियोजन का, इन्वेस्टमेंट का, जिसमें सबसे ज्यादा होगा अपना ऑर्गेनिक को लेकर पेड़ लगाने का धंधा, पेड़, जड़ी बूटियां, निर्यात, गाय वाला, गौवंश वाला, और बिजनेस मॉडल कैसा उसमें आए, चाहे मार्केटिंग हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो, लोकल खाली पड़े संसाधन हो। तो बहरहाल मैं अपनी बात खत्म करने के पहले पुनः सबसे अनुरोध करूंगा कि अभी कोई शॉर्टकट वाला युग नहीं रह गया है। हायरार्की क्वेश्चन में है, लीडरशिप ढर्रे में आ गई है, लीडर यानी लुटेरा। तो ऐसी दिशा में कैसा विकल्प का ढांचा बने, फैले, बेचा जाए। तो ये जो 5-6 प्रोग्राम चल रहे हैं, नेतृत्वशाला, करने वालों से सीखो, धंधे बढ़ाने का धंधा, कन्वर्जन, सिंगल विंडो सर्विस, करप्शन फ्री। लास्ट पॉइंट, हमारा चुनाव का आधार भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचारी अगर है तो फिर देश का भट्टा निश्चित रूप से बैठना है हर स्तर से। मेरा अनुरोध होगा, कृपा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की रणनीति बनाएं, अपवाद ढूंढे,
और भ्रष्टाचार के लिए एक विकल्प की रणनीति, जैसे पेड़ों में करोड़ों अरबों का धंधा है, इसी तरह हमारे जंगवीर सिंह जंगली है, हमारे डीआईजी चमोली है, जिन्होंने कर दिया। तो करने वालों से सीखे, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर सरकार से ग्रांट मिलती हो तो सिंगल विंडो में आकर दे दे। मांगने के लिए जाएंगे तो फिर वही भिखारीपन आ जाएगा। तो आइए एक स्वाभिमानी स्वावलंबी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए मॉडल बनाने के लिए हम जुड़े, प्रश्न करें, लिखे, और ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सीखने पर और करने पर जोर दे, क्योंकि जरूरत उसकी है। तो सबको प्रणाम करते हुए मैं कहूँगा कि आइए आशा की किरणें ढूंढे, और निगेटिव की तो बात ही करना बेकार है, मिलकर काम करें। एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अभी हम यहाँ आए हैं नागपुर के पास, एक देवला पार जगह है, देवला पार। तो उसमें गाय पर अनुसंधान, पंचगव्य, रोजगार, उनके साथ कल चर्चा कर रहे कि कैसे हम पूरे भारत में सरकार या सरकार के बगैर मार्केटिंग ड्रिवन, स्वाभिमानी ड्रिवन, स्वास्थ्य, शास्त्र, शस्त्र, समृद्धि देने वाला मॉडल पर काम करे। तो मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि इसको चलाइए। मैं सुन रहा हूं, जब कभी जरूरत होगी तो अपन आएंगे। शब्द फूटो, उसका मतलब है फूकनी। आप जानते होंगे, फूकनी नहीं जानते हो तो पूछ लीजिए किसी और से। और टो है टोकना, तो फूकना और टोकना, ये 60 साल के ऊपर वालों को करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दोनों काम कोई नहीं कर रहा है, न फूक रहा है और न टोक रहा है। तो आइए फूटो मॉडल की जय हो, और फूटो से सबकी समृद्धि आएगी, ऐसा विश्वास करें। सबको प्रणाम, नमस्ते, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई कमलानंद जी, आपने बड़ी डिटेल में बता दिया, जिससे हमारे उद्देश्यों का भी आज के वक्ता को थोड़ा जानकारी रहेगी। राज सिंघोदिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और खास तौर पे इसलिए कि हमारे यहाँ दो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं ग्राम विकास के लिए, समाज विकास के लिए, देश के विकास के लिए। पहला है कृषि का, और दूसरा है गोपालन का। तो इन पे काफी ज्यादातर सदस्य इस पे काम कर भी रहे हैं। तो मुझे आज लगता है कि आप सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं इन दोनों के विकास में, क्योंकि गोबर से जो है आप बायोगैस बना सकते हैं। बायोगैस से बहुत सारी चीजें आगे आप बताएंगे जी कि किस उपयोगिता बढ़े। और दूसरा, कृषि का जितना भी वेस्ट है, कचरा जितना जिसकी बात कर रहे हैं, आपने उसकी उपयोगिता की भी बात करी है। तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव दोनों ही क्षेत्रों में रहेगा। इस संदर्भ में हमारी ये उम्मीद है कि इस संदर्भ में आप अपने किस किस तरह की आपकी टेक्नोलॉजी है, किस तरह आप कर रहे हैं, और कैसे हम लोग भी उसमें जुड़ के गांव को प्रोत्साहित कर सकते हैं, युवाओं को कर सकते हैं। इस संदर्भ में थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो हम भी सब जुड़ पाएंगे। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं पूरे ग्रुप के लिए। जी जी, राज सिंघोदिया जी, आपके पास आधा घंटे का टाइम है। जी प्रेजेंटेशन आप करें, और उसके बाद फिर आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे 15 मिनट। जी जी, बहुत बहुत स्वागत जी। जी सर्वप्रथम मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मंच पर मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया, और जो मेरा अनुभव है बायोगैस और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, उसमें मेरे विचार साझा करने का आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले सभी विद्वान साथियों को मैं सादर नमन करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा हम एक मोटिव लेके चल रहे हैं कि कैसे हम जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से सुधारा जाए, और साथ ही साथ कैसे हम जो कचरा रोजाना उत्पन्न हो रहा है उसका निस्तारण साइंटिफिक तरीके से किस तरीके कैसे किया जाए। क्योंकि आज के समय में, पहले हम अगर आप हम 10 साल पीछे जाएंगे या 5 साल पीछे जाएंगे तो हम ये पाते हैं कि कचरे का जितना उत्पादन शहरी क्षेत्र में हो रहा था,
कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में उतना कचरा उत्पन्न नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 5 7 साल में जो परिस्थितियां चेंज हुई हैं, इससे ये हुआ है कि पहली चीज हम कृषि से दूर होते जा रहे हैं। हमें लगता है कि कृषि में कुछ बचा नहीं है, या हमारी भूमि जो जहाँ से हम उत्पाद ले रहे थे वहाँ उत्पादन कम होता जा रहा है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो गतिविधियां रही हैं, उसका बहुत ज्यादा हाथ है कि हमारी जो खेती है, या जो हम उत्पादन ले पा रहे थे 5 साल पहले, वो उत्पादन कम होते जा रहा है। क्योंकि जितने जितने हम लोग रासायनिक खादों का उपयोग करते जा रहे हैं हमारी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसी के अनुपात में हमारी जो कृषि भूमि है वो बंजर होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है आता है कि जो परिस्थितियां हमने बना दी हैं पर्यावरण को लेकर, कृषि को लेकर, या पशुपालन या गोपालन को लेकर, उसको कैसे सुधारा जाए, या हम उसको किस तरीके से बढ़ावा दें, ताकि जो कृषि या पशुपालन पर आश्रित जो किसान भाई हैं वो सशक्त हो सकें, स्वावलंबी हो सकें। तो इन सभी विचारों को लेकर बच्चन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हम जयपुर राजस्थान में स्थापित स्टार्टअप हैं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट और बायोगैस बायो सीएनजी के सेगमेंट में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं मेरा बैकग्राउंड ब्रीफ करना चाहूंगा कि हम लोग 2015 से बायोगैस बायो सीएनजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में काम करते करते सरकार और जो सरकारी महकमे हैं उनके साथ बहुत ही नजदीक से काम करने का मौका मिला है। खासकर ग्रामीण अगर स्तर पर मैं बात करूं, तो अगर आप एक वैश्विक रूप में देखेंगे तो ये पाएंगे कि आज आज की तारीख में अपने देश के अधिकतम जो गांव हैं वो ODF प्लस प्लस हो चुके हैं। लेकिन वो सिर्फ हुआ है पेपर के ऊपर। आज अगर आप किसी ग्राम पंचायत स्तर पर आप देखेंगे तो ODF प्लस प्लस का जो वास्तविक जो मतलब होना चाहिए, वो सारी गतिविधियां वहां हो नहीं रही हैं। डेली बेसिस पे जो गीला कचरा सूखा कचरा हमारे यहाँ पे अलग अलग पृथक पृथक उसमें इकट्ठा किया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और ना उसका इकट्ठा करने के बाद में भी ना निस्तारण हो पा रहा है। जो शहरी क्षेत्र में हमें कचरे के ढेर देखने को मिल रहे थे, कचरे के पहाड़ देखने को मिल रहे थे, वही स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी होने लगी है। तो जो अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, हमने जो कृषि है उसमें सुधार करना है, और अगर हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ अगर कदम बढ़ाना है, तो सबसे पहला कदम ये है कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाना ही पड़ेगा, और वो भी सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में। हम हमारा प्रयास ये हो कि कैसे कचरे का साइंटिफिक वे में निस्तारण हो, निस्तारण ही नहीं हो, साथ ही साथ उससे कुछ इनकम भी हो सके, कुछ आमदनी भी हो सके, ताकि जो कचरा निस्तारण में जो आर्थिक जो प्रयास लग रहे हैं उनका अ, अ, जो कचरा निस्तारण में जो आर्थिक जो व्यय लग रहा है उसकी रिकवरी की जा सके। अब सिंस ये ग्रामीण परिवेश से हम बात कर रहे हैं, तो इनको इसको मैं दो दो पृथक पृथक भागों में हम लोग बात करना चाहेंगे। पहले जो कृषि और पशुपालन से जुड़े जो भाई लोग जो कृषि किसान है, या जो गौशालाएं चला रहे हैं जिसमें 20 50 100 गायें हैं, उनके लिए गोपालन को हम कैसे सस्टेनेबल बनाएं कि उनको गौशाला चलाने के लिए सरकारी अनुदान या फिर जो है दान की तरफ ना देखना पड़े। जो हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, कहीं ना कहीं वो हमारे शब्दों तक सीमित हो गई है। क्योंकि होता ये है कि जब तक आज आज पशुपालन किसान भाई भी जिन जो जब जब तक गाय दूध दे रही है, या जब तक हमें उससे उत्पाद मिल रहे हैं, तब तक हम उसका पालन करते हैं। उसके बाद में ये होता है कि हम उसे कहीं ना कहीं गौशाला में छोड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे वो उपयोग के लिए नहीं रही। और कहीं ना कहीं कहना भी सही है कि अगर मुझे गाय से अगर दूध ही नहीं मिल रहा है तो मैं उसका रखकर करूंगा क्या, क्योंकि मुझे उसका कोई भी अन्य उपयोग समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका समाधान ये है कि हम ऐसे किसान भाई जिनके यहाँ पर 2 या 3 प्राइवेट लिमिटेड के मालिक। जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए।
जी। तो ऐसे किसान भाई जिनके यहाँ पर 2 या 3 पशु हैं, वहां पे हम शुरुआत कर सकते हैं कि 2 से 3 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट लगाया जाए, ताकि जो गोबर दैनिक रूप में हमारा पशु दे रहा है, उसका उपयोग हम बायोगैस और फर्टिलाइजर के निर्माण में कर सकें। बायोगैस ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो भी गोबर उत्पन्न हो रहा है या जो जैविक कचरा उत्पन्न हो रहा है, उसका उत्पादन जो जहाँ पे गोबर उत्पन्न हो रहा है उसी स्थान पर उसका निस्तारण करके उससे बायोगैस और खाद का निर्माण किया जाए। और अगर हमारे पास में 2 या 3 पशु हैं तो उनसे उत्पादित होने वाली गैस हमारे रोजाना उपयोग में आने वाली एलपीजी के कंजप्शन को जीरो कर सकती है। तो अगर हमें हमारे पशु के द्वारा अगर दूध नहीं भी मिल रहा है, लेकिन गोबर से अगर मैं मेरी रोजाना की एलपीजी की नीड को अगर पूरा कर पा रहा हूँ और साथ ही साथ जैविक खाद का उत्पादन अगर ले पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे उस पशु को मेरे घर में रखने में समस्या नहीं होगी। और जहां हम बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, कहीं ना कहीं मैं वो गाय को वो स्थान दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ गाय के दूध के ऊपर आश्रित नहीं हूँ, गाय के जो गोबर से भी जो उत्पाद मुझे मिल रहे हैं, बायोगैस और जैविक खाद, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा उत्पाद है। तो अगर हम व्यक्तिगत छोटे जहाँ पे 2 या 3 पशु, वहां पे अगर हम लोग बायोगैस प्लांट अगर हम इंस्टॉल कर पाए, तो ये एक बहुत ही पर्यावरण के लिए भी सार्थक साबित होगा, क्योंकि जब हम गोबर को इकट्ठा करके रखते हैं और उसको खाद बनाने के लिए 7 से 8 महीने हमें हमारे खेत में रखना पड़ता है, तो हम जाने अनजाने में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि गोबर से मीथेन और CO2 का उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है और ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर एक मुख्य घटक है। तो पहला तो ये हुआ। साथ ही साथ जहां पे गौशालाएं, जहां पे 20, 50, 100 पशु हैं, अगर वहां पे भी बायोगैस प्लांट लगाया जाए और जैविक खाद का उत्पादन कर उसको अगर जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं उन तक अगर पहुंचाया जाए, तो इससे हम एक तीर से 2 निशाने, तीन निशाने लगा सकते हैं कि गौशाला के अंदर अगर हमारा एलपीजी का कंजप्शन है, या फिर अगर हम चाहें तो जो बायोगैस उत्पन्न हो रही है उससे विद्युत का उत्पादन कर हमारी गौशाला में जो रोजाना बिजली की जो खपत है, हम उसको कम कर सकते हैं या उसको पूर्ण रूप से जीरो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो जैविक खाद का हम उत्पादन कर रहे हैं उसको अच्छे स्तर पर हम किसानों और नर्सरी जो कर रहे हैं या जो जैविक खेती जो किसान भाई कर रहे हैं उन तक पहुंचाकर उनको भी लाभान्वित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा जहाँ पे अभी छोटी गौशालाएं हैं, जहाँ पे 20, 50, 100 पशु हैं। कहीं कहीं ऐसी गौशालाएं भी हमारे पास में उपलब्ध हैं जहां पर 1000 से ऊपर गायें हैं, 1500 से ऊपर गायें हैं। ऐसी गौशालाओं के लिए एक अलग ही बिजनेस मॉडल खड़ा किया जा सकता है, जिसमें हम लोग बायो सीबीजी का उत्पादन कर कर रेगुलर फ्यूल हम लोग उत्पादित कर सकते हैं। और बड़े स्केल पर हम जो है गोबर से बनने वाले पेंट या फिर CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का भी हम उत्पादन कर गौशाला की आमदनी को 2 से 3 गुना कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर जहां पर रोजाना गीले कचरे का, सूखे कचरे का उत्पादन हो रहा है, कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि गांव जहां बिल्कुल छोटा एरिया है, वहां का गांव का कचरा इकट्ठा करने के बाद में गांव के ही किसी पास के तालाब या जो भी जल स्रोत है उनके आसपास अगर डाला गया है, या फिर अगर खाली जमीन में भी डाला गया है, तो कहीं ना कहीं वह कचरा जो है हमारी भूमि को बंजर बना ही रहा है, साथ ही साथ हमारे जल स्रोत हैं उनको भी प्रदूषित कर रहा है। और इससे कई प्रकार की पर्यावरण में तो समस्या हो ही रही है, साथ ही साथ वो बीमारियों का घटक भी हो रहा है। तो अगर हम ग्राम पंचायत स्तर पर, जैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सरकार ने एक गोवर्धन स्कीम करके लॉन्च करी थी 2018 में, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कैसे गांव में उत्पन्न होने वाले कचरे को गांव के स्तर पर ही खत्म किया जाए। साथ ही साथ इसमें जो है रोजगार भी उपलब्ध हो।
ग्रामीण स्तर पर, और कचरे को जो है उपयोगी पदार्थों में बदला जा सके, या फिर उससे कुछ रेवेन्यू किया जा सके। तो अगर जहाँ पे जो ग्राम पंचायतें जो विलिंगनेस है, मेरा सरकार के साथ काम करने का पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस जो है, वो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर हम ग्राम पंचायत स्तर पर अगर इसको करना चाहें, तो जब तक ग्राम पंचायत और जो ग्राम पंचायत महकमा है उसका संपूर्ण अगर सहभागिता नहीं होगी, तो इन प्रयासों को का संचालन किया जाना बहुत मुश्किल है। तो या तो ये हो कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो कर्मचारी हैं, या जो ग्राम पंचायत में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ग्राम पंचायत का, वो इतने समृद्ध और एक्टिव हों कि वो इफेक्टिवली वेस्ट मैनेजमेंट करवा पाए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो महकमा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हर गांव वाले की ये जिम्मेदारी है कि मेरे घर पर उत्पन्न होने वाला मैं गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखूं, और जो भी मेरा जो ग्राम पंचायत जहाँ जब गीला और सूखा कचरा इकट्ठा करने हमारे पास में आ रहे हैं, तो कोशिश ये की जाए कि गीला और सूखा कचरा हम उनको अलग अलग प्रदान करें, ताकि गीले कचरे का भी वैज्ञानिक रूप से निस्तारण किया जा सके, और साथ ही साथ सूखा कचरा जो निकल रहा है उसका मटेरियल रिकवरी करने के उपरांत उससे भी कुछ आमदनी ग्राम पंचायत स्तर पर की जा सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें चाहिए कि ग्राम पंचायत अपने साथ में जो स्वावलंबी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको साथ में लें, जो थोड़े से टेक्निकली साउंड हो, या फिर उनको वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो जो हम मुहिम लेके चल रहे हैं स्वच्छ भारत की, उसमें हम जो है पूर्ण क्षमता के साथ उसको जो है कर पाए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हमें करने की आवश्यकता है कि आज हम जानकारी के अभाव में बहुत उस जानकारी के अभाव में हम लोग कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज बहुत से किसान भाइयों को ये नहीं पता है कि जैविक खाद क्या है, जैविक खाद की उपयोगिता क्या है, और कैसे कैसे में हम लोग जो है छोटे छोटे स्तर पर हम जो है छोटे छोटे बायोगैस प्लांट लगाकर कैसे हमारी जो आसपास की जो इकोनॉमी है उसको हम समृद्ध बना सकते हैं। क्योंकि आज हम एक गाय सिर्फ एक ऐसा पशु है कि जिसके गौमूत्र और गोबर से एक नहीं, हम लोग 20 उत्पाद बना सकते हैं। तो अगर हम हमारे पास जो गोबर उपलब्ध है, या जो हमारे पास में संसाधन उपलब्ध हैं, उनका अगर सही और संपूर्ण उपयोग करें, तो हम जो है एक सर्कुलर इकोनॉमी हम लोग बना सकते हैं, और उसको समृद्ध बना सकते हैं। जी राज जी, आपका कंप्लीट हो गया है? जी हाँ, एक तो आपसे अनुरोध था कि चैट बॉक्स में आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस डाल दीजिए, जो जिससे कि कभी जो भी साथी 1-to-1 बात करना चाहे तो जी वो जी 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 आपसे संपर्क कर लेगा। जी बहुत ही अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी, और ये हमारे बहुत लोगों के, हमारे सदस्यों के, इनके सभी के काफी सवाल इसमें होंगे। जी तो मैं अब सभी से अनुरोध करता हूं कि जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो अपना हैंड रेज करे, और 1 by 1 जो है उनका साथ के साथ जो है आप जवाब भी दे सकते हैं। जी, जी बलदेव राज सूद जी हैं, अपना सवाल रखिए। जी बलदेव। मेरा सवाल ये है राज राज सिंगोलिया से। जी ये जो आपने बायोगैस प्लांट, जी जी जहाँ 2-3 गाय हैं वहाँ भी हो सकता है, और 100 गाय 1000 गाय हैं वहाँ भी हो सकता है। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे 2-3 गायों वाला जो गैस प्लांट है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी? 100 जी गायों वाली गैस और जी 1000 वाली इन्वेस्ट रहेगी?
जी। मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर दो तीन पशु जिनके पास में है, किसान भाइयों के पास में, उनके लिए बहुत सी तरीके के बायोगैस प्लांट जो है उपलब्ध हैं। जिसमें सबसे अगर हम देखें तो जो पहले 10 साल पहले जो बायोगैस प्लांट बनते थे सिविल कंस्ट्रक्शन में जमीन के अंदर, वो वाले बायोगैस प्लांट भी बनते हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जो जो समाधान बाजार में उपलब्ध हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उनमें जो कमी है मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूंगा, ताकि सब चीजों का मेरे हिसाब से क्लैरिटी हो सके। तो इसमें जो है पहले सिविल कंस्ट्रक्शन में बायोगैस प्लांट बनते थे, 2 क्यूबिक मीटर 3 क्यूबिक मीटर के बायोगैस प्लांट बनते हैं, जिसमें कि लगभग 25 से 30 किलो गोबर की आवश्यकता रोजाना होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सिविल कंस्ट्रक्शन में जो बायोगैस प्लांट बनते हैं, समय के साथ साथ उनकी जो डाइजेस्टर जो जमीन के अंदर बनता है उसकी दीवारों में दरार आने की वजह से उस बायोगैस प्लांट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तथा गैस का उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ उस जो जो जमीन के अंदर जो बायोगैस प्लांट बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्लैरी को रोटेशन करने के लिए कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं होता। तो एक समय आने के बाद में वो डाइजेस्टर जो है कहीं ना कहीं चौक हो जाता है, और उसको खुलवाकर वापस चालू करने में एक व्यय लगता है, जो कि एक अलग उसमें चला जाता है। तो सिविल कंस्ट्रक्शन वाले बायोगैस प्लांट की अगर मैं लाइफ की बात करूं, तो 3 से 4 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं उसमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। और कॉस्ट वाइज बात करूं तो ये मिड रेंज का आपका बनता है, जिसमें कि लगभग लगभग आपका 50 से 60 हजार के बीच का खर्चा आता है पूरा एक 2 से 3 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट बनाने का। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबल ट्यूब वाले बायोगैस प्लांट भी आते हैं, जो कि आज की तारीख में बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन जो ट्यूब वाले बायोगैस प्लांट है उसकी भी अगेन लाइफ जो है वो 7-8 साल से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसमें भी स्लरी सर्कुलेशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं होता। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि आपको उस ट्यूब को कट करके और आपको बायोगैस स्लरी को वापस निकालना पड़ता है, और जब इनको दोबारा चालू करना बहुत ही मतलब पेनफुल काम होता है। इसके अलावा मार्केट में जो उपलब्ध हैं वो प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस प्लांट भी उपलब्ध हैं, जो कि पूरा आपका एमएस या फिर एसएस का बना हुआ आता है। आज के समय में लागत उस बायोगैस प्लांट की सिविल और जो ट्यूब वाले बायोगैस प्लांट है उससे कुछ ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम उसकी लाइफ की अगर देखें तो कम से कम 15 से 20 साल उसकी लाइफ होती है। और साथ ही साथ उस वे पोर्टेबल बायोगैस प्लांट होते हैं जिनका संचालन और रखरखाव बहुत ही सही उसमें होता है। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट वाइज अगर बात करूं, तो जो आपका 2 क्यूबिक मीटर का जो ट्यूब वाला बायोगैस प्लांट आता है वो लगभग लगभग आपको जो है 30 से 35 हजार रुपए के अंदर मार्केट में उपलब्ध होता है। सिविल वाला जो बायोगैस प्लांट बनता है वो उसकी लागत कम से कम 50 से 60 हजार रुपए के बीच में आती है। वहीं जो लोहे वाला जो मैं एमएस का जो बायोगैस प्लांट आता है 25 क्यूबिक मीटर वाला, 2 से 3 क्यूबिक मीटर वाला, वो लगभग लगभग जो है वो 90 हजार से 1 लाख रुपए के बीच में बैठता है। लेकिन अगर मैं उपयोगिता और लाइफ के हिसाब से बात करूं तो सबसे पहले जो ट्यूब वाले बायोगैस प्लांट आते हैं वो, उसके बाद में सिविल कंस्ट्रक्शन वाले बायोगैस प्लांट, और उसके बाद में एमएस वाले बायोगैस प्लांट। सभी जो 25 क्यूबिक मीटर वाले जो 2 से 3 क्यूबिक मीटर वाले बायोगैस प्लांट हैं, इसके ऊपर लगभग लगभग 17 हजार के आसपास की सब्सिडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं जो बड़े बायोगैस उनके लिए बायोगैस प्लांट जो है वो कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव से भी लगाए जा सकते हैं, जिसके अंदर आपके जब आप हम 1 टन 1000 गायों में लगभग लगभग हमारे पास में 10 टन के आसपास गोबर उपलब्ध होता है। 10 टन गोबर को अगर हम रोजाना प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास में जो है लगभग लगभग 400 क्यूबिक मीटर बायोगैस का उत्पादन होता है। और अगर इसको हम प्योरीफाई करके और सीएनजी के इक्विवेलेंट अगर लेके आते हैं तो रोजाना हमारे पास में 200 किलो के आसपास सीपीजी का उत्पादन हो जाता है।
साथ ही साथ जो सीबीजी के अलावा हमारे पास में बायोगैस स्लरी का भी उत्पादन होता है, जो बायोगैस स्लरी ठोस और तरल जो जैविक खाद है उसको अलग अलग करने के बाद में इससे बहुत सारे जो है उपयोगी चीज बनाई जा सकती हैं। जैसे आपका जो ठोस जैविक खाद जो निकला है उसमें कुछ जिप्सम या रॉक फॉस्फेट वगैरह मिलाकर हम लोग जो है प्रोम भी बना सकते हैं, जो कि मार्केट के अंदर 10 से 12 रुपए किलो में बिकता है। इसके अलावा जो तरल जो स्लरी बची है वो भी 50 पैसे से 1 रुपए लीटर के अंदर मार्केट में बिकती है। साथ ही साथ सीबीजी का जो मैं अगर मार्केट रेट की बात करूं तो पर केजी लगभग लगभग जो है 50 से 55 रुपए किलो के अंदर ये बिक जाती है। लेकिन हमें चूंकि हम 10 टन का प्लांट लगा रहे हैं और हमारे पास में सीबीजी का उत्पादन 200 किलो ही है, तो हम जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनको तो डायरेक्टली नहीं बेच पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर अगर हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आसपास में कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है या ऐसी कोई कंपनियां हैं जहाँ पर रोजाना डेली बेसिस पे एलपीजी की खपत हो रही है, तो हम उनके साथ व्यापार टर्म स्थापित कर कर उनको जो है उनकी जो एलपीजी की जो खपत है उसको हम जो है सीबीजी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक डिसेंट मॉडल हो सकता है हम कैसे गोबर के जो हमारे पास गोबर उत्पन्न हो रहा है उसका उपयोग करके हम सीबीजी और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उनका उत्पादन करें। साथ ही साथ जो लिक्विड स्लरी जो प्रोड्यूस हो रही है बायोगैस प्लांट से, उसको आगे प्रोसेस करके सीएमसी का उत्पादन भी किया जा सकता है। और सीएमसी के अलावा हम वैदिक पेंट बनाने की प्रक्रिया में भी जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनको नहीं पता है, सीएमसी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है, जो कि बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियों में काम में आता है, जैसे पेपर टेक्सटाइल और पेंट इंडस्ट्री के अंदर ये एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज आता है, एज ए रॉ मटेरियल यूज आता है। तो हमें बायोगैस प्लांट लगाने से पहले लेकिन हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि हमारे पास में कितना गोबर उपलब्ध है, हम इससे क्या उत्पाद बनाएं जिसकी उपयोगिता हमारे क्षेत्र में अधिकतम हो। इसके अंदर भी लगभग जो है, जब हम कमर्शियल बड़े बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलाकर लगभग 28 से 30% के बीच में सब्सिडी उपलब्ध है। जी धन्यवाद धन्यवाद। मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, एड्रेस नोट कर लिया है। जी मैं आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा और यहाँ बड़ा स्कोप है हिमाचल में, तो जी बात जी जी करेंगे। जी धन्यवाद आपका जी बहुत बहुत। जी और किसी धन्यवाद। साथी का अगर सवाल हो, क्योंकि राज जी ने बलदेव जी के सवाल में ही बहुत सारी और जानकारियां दे दी है, तो किसी भी साथी का सवाल हो अपना हैंड रेज करिए। हेलो सुनील शिंदे जी। जी जी जी, मैंने अभी हाथ उठाया नहीं है जी, नहीं, लेकिन आपका हाँ माइक ऑन है, कोई सवाल है तो हाँ आप जी जी जी। नहीं, मेरा सवाल तो नहीं था। एक मिनट यदि अनुमति दो तो 1 मिनट मुझे और कुछ बताना भी था। बाकी अभी जो आदरणीय राज जी ने जो बताया है, निसंदेह निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त मामला है। मैं तो अपना एक छोटा सा प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। और चूँकि बलदेव जी का भी सवाल था कि 1-2 गाय के लिए क्या स्कोप है, तो लॉकडाउन के पहले मेरे खेत पर मैंने लगभग गाय तो 17-18 थी, तो वहाँ पर एक पॉलीथीन से एक ऊपर का एक पॉलीथीन आता है, उसका मुझे नाम से रस्मत भूल रहा हूँ मैं, उसको मैंने 8x12 का वहाँ लगाया था और लगभग 15-17 किलो गोबर प्रतिदिन उसमें लगता था। और उसके लिए चूल्हा जो है, ये सब लोगों को हो सकता है काम आ जाए कि मैंने जब चूल्हे की तलाश करी तो कई लोगों ने बोला गैस एजेंसी वाले कि सामान्य चूल्हा उस पर काम नहीं करेगा, आपको इसके लिए एक नंबर देते हैं, आप दिल्ली में संपर्क करें तो वो चूल्हा आपको मिल जाएगा। अब उनने चूल्हा मुझे कहा कि यार 8-8,500 9,000 रुपये का चूल्हा आएगा और बड़ा ऐसा बहुत सारी विशेषताएँ गिनाई उन्होंने। तब मैंने आके सोचा कि यार हम गांव के लिए काम कर रहे हैं और किसी व्यक्ति से कहेंगे कि तुम यह प्लांट लगाओ गोबर गैस का और चूल्हा ये लाओ, तो वो बहुत लंबा चौड़ा मामला हो रहा था। तो मैंने एक प्रयोग उसमें करा, जो गैस घर में एलपीजी से जो गैस चूल्हा चल रहा था उसकी लोंग मैंने निकाल दी। तो चूँकि टंकी में कंप्रेशर बहुत होता है तो प्रेशर से गैस बाहर आती है,
लेकिन इसमें जब हम गोबर गैस प्लांट बनाते हैं तो उसमें ऐसा कंप्रेसर तो होता नहीं, जो होता है वो बहुत कम होता है। जी तो फिर वो जो है वो लोग निकालती, उसमें गैस आने के लिए जगह थोड़ी ज़्यादा मिल गई। उसी चूल्हे पे मैंने उस गैस को चलाया और बहुत अच्छा चला। तो सिर्फ एक समस्या जो आ रही थी कि स्लरी उतने दबाव से बाहर नहीं आ रही थी जितने आना चाहिए। तो उसके लिए भी एक दूसरा जो विकल्प निकाला था वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। लेकिन स्लरी बहुत काम की होती है, और पूरा एक परिवार जो हम वहाँ पर चल रहा था और उसमें कोई मेहमान आ जाए तो बिना किसी विघ्न बाधा के और बिना किसी गैस की कमी के हमने बेहतरीन उसमें खाना भोजन बनाया और सब लोगों को दिया। कुछ टमाटर के पौधे बीज हमने लगाए थे वहाँ आसपास पास में लगे हुए थे, और ये स्लरी को हमने निकाल के सीधे डायरेक्ट उस पर डाला, ये पता करने के लिए क्या इसमें से मीथेन निकल के इसमें गर्मी कम हुई कि ये क्या ये स्लरी पौधे को जला देगी। उसके लिए हमने डायरेक्ट करा था, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से 1-2 दिन के अंदर उसमें जो ग्रोथ होना शुरू हुई थी। तो स्लरी भी बहुत काम की है। और चूँकि आज मेरा समय नहीं, फिर कभी वो विस्तार से बताऊंगा, लेकिन राज्य की पूरी बातों का मैं समर्थन करता हूं। और मुश्किल से वो जो गोबर गैस प्लांट मैंने लगाया था उसकी कीमत सिर्फ 2,500 रुपये थी, और 100, 150, 200 रुपये के कुछ दूसरे पार्ट्स लाया था। 3-3,500 में वो पूरा कंप्लीट हो गया था, और 2 गाय से बहुत आसानी से चला जा सकता है। पुनः राज्य का चलिए धन्यवाद। जी, आपके बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हैं और आप राज्य से ये डिस्कशन करिए और वो पूरी जी मदद करेंगे आपकी। जी जी जी। आजकल बायोगैस के चूल्हे मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जी सारी जी कंपनियां देश में आई हुई है। मैं सुनील जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो है आपने जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पॉलीथीन वाला आपने जो किया वो पूर्णतः कारगर है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बायोगैस बर्नर जो है वो आज आज की तारीख में मार्केट में जो उपलब्ध है वो सिंगल सिंगल स्टोव वाला जो बर्नर आता है वो मार्केट में लगभग 450 550 की कीमत में उपलब्ध है। और डबल चूल्हे वाला जो बर्नर है वो मार्केट में 1,200 रुपए की कीमत के अंदर उपलब्ध है। तो वो ये और ये कहीं ना कहीं आपको मेरे हिसाब से गलत जानकारी दी गई कि 8,000 के आसपास का चूल्हा आता है। और अगर अगर कहीं पे जो बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं जहां पर अगर आपको समस्या आ रही है कि गैस का स्पीड नहीं आ रहा है या गैस का जो प्रेशर है वो कम है तो इसके लिए छोटे बायोगैस बूस्टर भी आते हैं जिनका जी जी उपयोग कर हम गैस के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। जी जी राजी, ये मेरा जी 2020 राजू, का बहुत मामला बहुत था। धन्यवाद। जी जी वो जी 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 अलग जी से चर्चा कर लेंगे आपसे। जी जी ब्रिगेडियर राजाराम जी हैं हमारे साथ, और ये गौशाला पे भी काम कर रहे हैं, जी और काफी एक्सपीरियंस आदमी है। ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के आदमी हैं। तो ओके। इनका कोई सवाल है तो ब्रिगेडियर राजाराम जी अपना सवाल करिए। सभी को नमस्ते। अच्छी बात बताई है, क्योंकि ये हम एक इस ग्रुप में हमारा एक गौपालन और पशुपालन का विषय है, और वहाँ हम प्राइमरीली हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव गौशाला हो। जैसे आपने घर की 1 2 3 एनिमल बताए, फिर लार्ज स्केल पे जी बताए, कोऑपरेटिव में लगभग मान के चलिए कि 100 गायों का एक हम सिस्टम बनाना चाहते हैं। वहाँ हमारे जी लिए जी मॉडल है। मैं क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ कि वो मॉडल में आप हमारी मदद करिए। जो मॉडल है वो हमने इस तरह बनाया है। जी हमने 100 गायों की गौशाला जो बनाई है कोऑपरेटिव, मतलब उस गांव जी के जी 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 लेवल ऐसे बनाया है कि 4 ही आदमी 100 गायों को उसमें फीड करते हैं, और उस लेवल का इस तरह एडजस्ट किया है कि वहाँ सारा सैलरी गौमूत्र सब कुछ उसमें अंदर जाता है और वो जी डाइजेशन होता है। जी डाइजेशन होने के बाद उसकी निकास भी ऐसे बनाई है कि उसमें जो सैलरी पोर्शन है वो ट्रक की ट्रॉली में भरता है और खेत में सीधा जाता है। जी और है गैस का कनेक्शन जो आपने बताया इस तरह, वो हमने 300 गांवों का वो घर है, 300 जी गांव में घरों में कनेक्शन कर दिया है, और जी वहां से वो सब गांव में 300 रुपए पर हिसाब से कलेक्टिव हो जाता है। तो जी हमारा जी यूटिलाइज हो रहा है कंप्लीट 4 आदमियों से। और पूरा प्रोसेस, क्योंकि ये दूध वाली गाय है ज्यादातर, तो जी हमने उसमें ये रखा है कि वो दूध से छछिलाई जो भी बचती है उसका एक अलग बिजनेस है, सब प्रोडक्ट बनते हैं। जी तो ये मॉडल में तो हम बनाने के इसमें इच्छुक हैं, ताकि मैन जी पावर कम लगे और पूरी चीज हर एक गाय का यूटिलाइज हो जाए। एक तो जी ये, जी दूसरा इसमें 2 3 जो आप बात आपने बताई है सब तो सत्य है,
पर इसको डाइजेशन को जैसे स्लो बताया है, कैसे उसको इंक्रीज करे, उसमें टेम्परेचर और छोटे छोटे कण वगैरह मिला के भी उसको छोटे में तोड़ कर इसका डाइजेशन और अच्छी मीथेन बने। तो उसमें कुछ एंजाइम्स और ये जो और कुछ है माइक्रोब्स है, स्पेशली एनारोबिक माइक्रोब्स उस लेवल पर जोड़े जाएं। तो इसमें भी कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो वो बताइए। और बड़े स्केल पे जो है ना, जैसे बंगलोर है, दिल्ली है, जी उस जी तरह मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि रोमन में एनारोबिक माइक्रोब जो हैं जो ये गैस बनाते हैं, स्पेशली जिसमें मीथेन का ज्यादा रोल है, तो हम वो कूड़ा और वगैरह डाइजेस्टर में डालते हैं, उसमें गौशालाओं का गोबर डलवाना शुरू किया सब मिक्स करके। तो जी बहुत अच्छा ये जो डाइजेशन सिस्टम बना, बहुत बड़ा लार्ज स्केल। तो जी इसमें एडवाइस दीजिए। धन्यवाद। जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ राजा राम जी कि गाय के गोबर में जो एनारोबिक डाइजेशन के लिए जो बैक्टीरिया जो रिक्वायर्ड होता है, कहीं ना कहीं कुछ मात्रा गाय के गोबर में उसकी उपलब्ध होती है। और अगर हम जो बाकी जैविक कचरा है उसके निस्तारण में, अगर को डाइजेशन में अगर हम गाय के गोबर का उपयोग करते हैं, तो डेफिनेटली उससे हमारा जो है स्लरी का जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ जो गैस उत्पादन हो रहा है वो उसका जो मात्रा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अब बहुत सी जो है एनारोबिक डाइजेशन के लिए माइक्रोब्स वैसे तो बाजार के अंदर उपलब्ध हैं। मैं अगर मेरा जो जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, तो ये है कि हमारे खुद के आइडेंटिफाइड माइक्रोब्स हैं, जो इवन बैक्टीरिया कंसोर्सिया हमने बनाया हुआ है, जो हर तरीके के टेम्परेचर जोन में वो, और जो आपके जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक ही कंसोर्सिया जो है सारी भौगोलिक परिस्थितियों में समान रूप से काम करता है। और उसमें जिस एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जो बैक्टीरिया रिक्वायर्ड है वो एक्टिव हो जाते हैं, और बाकी बैक्टीरिया जो बाकी जो बायोनोकुलम्स हैं वो इनर्ट इनएक्टिव कंडीशन के अंदर उसके अंदर मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ कहीं कहीं हम देखा गया है कि बायोगैस प्लांट के अंदर पीरियडिकली हमें जो है सर्टेन एंजाइम्स यूज करने पड़ रहे हैं, या फिर हमारा जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके का अगर माइक्रोब्स यूज नहीं कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपको जो भी आपका आपका काउडंग या फिर वेस्ट जो आया है उसको कहीं ना कहीं आपको लगभग 45 दिन तक आपको उसको रोक के रखना पड़ा। 45 दिन बाद में जब वो बाहर निकल रहा है तो डाइजेस्टेड फॉर्म में वो बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर उसमें अगर स्पेसिफिक माइक्रोब्स अगर यूज किए जाएं, तो जो HRT टाइम लगता है वेस्ट या काउडंग को कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने में, उसको 45 दिन से 20 दिन के ऊपर लेके आया जा सकता है। इवन हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसके अंदर हमारा हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम जो है वो गोबर के लिए 15 दिन, और बाकी का जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए 20 दिन का समय लगता है। तो इससे डाइजेस्टर के निर्माण में या जो पूरे जो प्लांट है उसके निर्माण में जो आपका कैपिटल कॉस्ट का जो लगता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और आपको जो स्पेस जो रिक्वायर्ड है इस तरीके के बायोगैस प्लांट को लगाने के लिए वो भी हमारा कम हो जाता है। नहीं, बड़ा अच्छा कहा आपने कि मिक्स भी कर सकते हैं, और गाय के गोबर तो बड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जी और ये टेम्परेचर कंडीशंस की बात है, ये हाई रेट रिएक्टर्स के लिए थर्मोफिलिक की बात और एंजाइम्स की जी बात, जी यहाँ जी पे जी इनको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। ये तो जी एकेडमिक जानकारी के लिए अलग से चर्चा कर सकते हैं हाँ जी ब्रिगेडियर हाँ जी राजाराम जी आपके साथ। नंबर जी राजाराम जी इनका चैट बॉक्स में डाल दिया है राज जी ने, हाँ जी, मैंने चैट और बॉक्स में आप नंबर इनके डाल दिया साथ है। आप चर्चा कर कोई लीजिए। भी जो चर्चा है तो आप मुझसे वो डायरेक्टली जुड़ के जी कर जी। सकते हैं। और अभी हमारे प्रोफेसर संजय भंडारी जी हैं, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, और जी ये गांव में बहुत काम कर रहे हैं, सामाजिक काम भी कर रहे हैं, गुरुकुल का भी कर रहे हैं। तो जी मेरा अनुरोध है प्रोफेसर संजय भंडारी जी से कि अपना सवाल रखें। संजय भंडारी जी। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो शायद मेरी बात पर पहले बात हुई है तो आप टाल दीजिए। जी लेकिन हमने यहाँ पर जो 8 साल पहले जो बायोगैस का आउटपुट आता है, स्लरी जो आती है, वो 2-3 बायोगैस की स्लरी वापस बायोगैस में डाली और हम्म पर बायोगैस चलाया। और उसका 2-3 फायदे होते हैं।
वहां पर जहां मैंने ये इंस्टॉल किया है सिस्टम, वहां पर करीब 150 गायें है। अहमदनगर के नजदीक है, ये फिरोदिया जी का प्लांट है। सर वहां पर मतलब 2 बायोगैस का जो स्लरी आउटपुट आती है, वापस दूसरे चेन बायोगैस सिस्टम बनाया है। और वो चेन बायोगैस सिस्टम से जो 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो जो स्लरी आती है, वो जो एक ही बार आप अगर बायोगैस में प्रोसेस करोगे, तो उसका अगर आप ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट होता है। अगर आपने उसको दूसरी बार और एक बार प्रोसेस किया, तो वो करीब मतलब जहां 20 दिन वगैरह लगते हैं वो अर्थवर्म प्रोसेसिंग में, कछुआ का खाद अगर आप बनाओगे वही स्लरी आउटपुट को यूज करके, जी अगर 2 बार आपने बायोगैस में से पास किया तो जल्दी बनता है वो खाद। और वो जो गैस बन रहा है, उससे हम 15 किलोवाट का जनरेटर चलाते हैं। जी बायोगैस के ऊपर 15 किलोवाट का बायोगैस के ऊपर जनरेटर चलाते। और वो जनरेटर मतलब वो खेत भी ऐसी जगह है वहां इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं था उस जी वक्त, और उन्हें जी लेना भी नहीं पड़ा। और वो अच्छी तरह से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस बनती है उसमें। जी और ये एक बात मैं बताना चाहूंगा, तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट अगर कहीं आपने किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ये देखने लायक हमारी जी सिस्टम बनी है उधर अहमदनगर के नजदीक। जी और दूसरी मैं बात है, इसमें जो मेरा मेरा जो अभी पूरी तक का बात अनुभव। जी सर, मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है बायोगैस के साथ में, बायोगैस स्लरी के साथ में, तो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि एक बायोगैस प्लांट की या 2 बायोगैस प्लांट की जो डाइजेस्टेड स्लरी बाहर निकली है, उसको आपने अगेन तीसरे बायोगैस प्लांट के अंदर डाइजेशन के लिए आपने डाला, और वो जो स्लरी बाहर निकल रही है उसमें भी अगेन आपके पास में मीथेन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हाँ या तो ये हुआ है कि आपका जो 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 बायोगैस प्लांट जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं उसका जो स्लरी को जो रिटेन करके रखने का जो, या स्लरी की जो रिटेंशन डाइजेस्टर की जो रिटेंशन कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं कम उसमें क्षमता में बनाई गई है। क्योंकि अगर जितना मेरा अनुभव है बायोगैस के साथ में, अगर आपका स्लरी जो है कंप्लीटली अगर डाइजेस्टेड फॉर्म में अगर बाहर आ रही है, तो उसको आपको दोबारा जो है डाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें से मीथेन का जो आपको उत्सर्जन है वो नहीं होता है, अगर आपकी स्लरी कंप्लीटली डाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर आई है। तो कहीं ना कहीं जो बायोगैस प्लांट आपके यहाँ पे लगा हुआ है, उसका हाइड्रोलिक कंडीशन टाइम जो 45 दिन का होना चाहिए। 45 दिन का मतलब ये हो गया कि हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने 100 किलो क्षमता का अगर बायोगैस प्लांट लगाया है, अब 100 किलो गोबर को प्रोसेस करने के लिए लगभग लगभग आपको 80 से 100 लीटर पानी उसके साथ में उपयोग करना पड़ेगा, या आप गोमूत्र अगर यूज कर रहे हैं तो वो है। तो आपको लगभग लगभग 200 लीटर की स्लरी आपको रोजाना उसके अंदर जाएगी। अब कहीं अगर आपका जो टैंक है वो इतना कैपेबल नहीं है कि रोजाना 200 लीटर जो मैटर अंदर जा रहा है उसको 45 दिन तक होल्ड करके रख सके। अब अगर मान लीजिए कि वो 45 दिन तक होल्ड करके नहीं रख पा रहा है, और अगर मेरा जो जो स्लरी बाहर निकल रही है, अगर वो इतनी इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि 30 दिन 35 दिन में ही अगर बाहर निकल रही है, तो उस केस में जो है आपका जो स्लरी बाहर निकली है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर निकली है, और इसीलिए उसके उसमें से मीथेन का जो है अगेन उत्सर्जन हो रहा है। और साथ ही साथ जो आपने बोला कि हमने जो है जो जो स्लरी जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड थी उसको तीसरे बायोगैस प्लांट में लेकर हमने प्रोसेस किया, और उसके बाद में उस जो स्लरी डाइजेस्टर के बाहर निकली है उससे हम जो है वर्मी कंपोस्ट से हम लोग मतलब वो खाद बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हुआ है कि जो बायोगैस प्लांट से जो स्लरी निकल निकल रही है, पहली चीज तो आपको उसका वर्मी कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो आपके बायोगैस प्लांट से जो स्लरी निकलती है उसकी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है वर्मी कंपोस्ट की तुलना में।
इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि जहां पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बायोगैस प्लांट की जो स्लरी निकलती है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में निकलती है या लिक्विड फॉर्म में निकलती है। तो हम उसको डायरेक्टली हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तो जो है वो ड्राई फॉर्म में होता है, ड्राई मैटर होता है, तो हम उसको जो है डायरेक्टली काम में ले पाते हैं। लेकिन बायोगैस की जो स्लरी निकल रही है, आपको उसका वर्मी कंपोस्ट मेरे हिसाब से बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको डायरेक्टली ही आप खेत में उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो एक वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस प्लांट की जो स्लरी निकली है उसका जो डिफरेंस है वो ये है कि वर्मी कंपोस्ट से बनी हुई खाद अगर आप खेत में उपयोग करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके खरपतवार खेत में उगी आती है, वीडी सीड्स, क्योंकि उसके अंदर खत्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने जो बायोगैस प्लांट से डाइजेस्टर स्लरी अगर डायरेक्टली अगर आपने खेत में काम में ली है तो ये निश्चित है कि आपके यहाँ पर वीडी सीड्स नहीं उग, आपके खरपतवार आपके खेत में नहीं उगेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने की जरूरत है कि कहीं मेरा जो हम जो प्लांट यूज कर रहे हैं वो डिजाइन अंडर कैपेसिटी तो नहीं है कि जितना हम गोबर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस क्षमता के लिए या तो डिजाइन नहीं है, वो कम क्षमता के लिए डिजाइन है। और आज जितना, या इसको इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले दिन 1 तारीख को आपने जो मटेरियल डाला 200 लीटर डाला, तो आप अगर 45 दिन तक अगर डाल रहे हैं शुरुआत में, तो 45 दिन तक आपकी स्लरी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर उससे पहले बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं जो है हम उस प्लांट को ओवरफीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्लरी अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर निकल रही है और उसकी वजह से उसमें से दोबारा मीथेन रिलीज हो रही है। बहुत ही अच्छा राज जी, आपने बड़ी मैं कुछ क्लैरिटी। बताऊं? नहीं, एक थोड़ा बात करूं? जी जी सर। हाँ पूछो। वो इंटेंशनली वैसे किया है क्योंकि हम जो बायोगैस बन रहा है उसमें हमको सल्फर कंटेंट कम चाहिए। ठीक है। और वो सल्फर कंटेंट कम इसलिए कम चाहिए क्योंकि वो हमको उसमें जनरेटर में डालना है वो गैस को। समझ गया। नहीं तो सर वो उसके लिए पूरी हमें दूसरा बायोगैस प्लांट बनाने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में CO2 और H2S स्क्रबर्स बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सो हमें रादर उसको दोबारा डाइजेस्ट करने की बजाय अगर हम H2S जो स्क्रबर्स हैं वो यूज करें तो हमें आई थिंक दोबारा को उसको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और उसको जो है हम H2S स्क्रबर यूज करके और डायरेक्टली हम हमारे जो है विद्युत उत्पादन में हम लोग उपयोग ले सकते हैं। और दूसरी बात तो ठीक है, हमको उस वक्त जो सही लगा वो हमने जी किया, जी लेकिन जी वो 15 किलोवाट का जो अच्छी तरह से चल रहा है जनरेटर। और जी दूसरी बात ये मैं सबको बताना चाहूंगा कि एक ITDC का किताब आता है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप, उनका बुकलेट आता है। उसमें आपको सब मिलेगा कि अगर आप गाय का गोबर डालोगे तो क्या होगा, अगर आप पिग का डालोगे तो क्या होगा, वो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है, कार्बन नाइट्रोजन के रेशियो के हिसाब से आपका आउटपुट कैसे चेंज हो जाएगा। और एक टेरी जो है, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेलो, जी सर। जी हाँ सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका एक बुक है, उसमें बायोगैस के बारे में जितना भी लिटरेचर और ये जो आपको कितना उत्पादन होगा क्या होगा, अगर आप समझो केले के पत्ते डालेंगे बायोगैस में तो क्या होगा, अगर आप कोई दूसरे झाड़ का मतलब बायोगैस अगर मल्चिंग का मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको प्री डाइजेस्ट करके अगर आप बायोगैस में डालोगे तो किस तरह से गैस ट्रीटमेंट का उसको बोलते हैं उत्पादन सर। चेंज होगा, वो आपको सारा डिटेल मिलेगा। तो वो बुक चाहिए तो मेरे पास है, किसी को चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ उसका जेरोक्स करके। चलो ठीक है भंडारे जी, आजकल तो जानकारी जो है ना वो बहुत डिटेल में अवेलेबल है। ये बहुत पहले की बातें हैं कि जानकारी अवेलेबल नहीं थी। जिसकी रुचि होती है वो सभी जानकारी ढूंढ लेता है। 11 से 12 पैरामीटर है जिनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है अगर साइंटिफिक आइडियल गैस प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ गैस हमें स्पेसिफिक चाहिए। लेकिन ये जो हाँ, गांव में हम इस्तेमाल ग्राफ कर रहे हैं वो एक अलग तरीका है। कॉमर्शियल प्लांट्स में सारी चीजें मैनेज होती हैं और वो एनारोबिक भी रहती है, लेकिन वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया यूज करते हैं, हाई रेट रिएक्टर यूज करते हैं। लेकिन गाँव में जो बनती हैं वो ये कन्वेंशनल प्लांट ही कामयाब है। 85 क्यूबिक मीटर तक की प्लांट बड़ी आसानी से जनरेट भी कर देती है, 10 से 15 किलोवाट आवर की। यही बात है।
तो जी। उसके ग्राफ और अवेलेबल है, इतना ही मैं बताना चाह रहा हाँ नहीं, अब ऐसा है कि उद्देश्य ये था कि आपको पता लग गया कि प्रैक्टिकली रिसोर्स पर्सन हैं और इनको भी पता लग गया कि आप भी रुचि रखते हैं, तो एक 1-to-1 आप आपस में चर्चा करिए और नई चीज आएगी तो ग्रुप में शेयर करेंगे हम लोग सबके धन्यवाद अनुभव के धन्यवाद। लिए। ठीक है, जी जी, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद आपका। भाई कमलानंद जी ने सवाल पूछना चाह रहे हैं, आज पहली बार सवाल पूछ हाँ रहे जी, हैं। भाई कमलानंद जी, स्वागत है आपका। सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरा ये पूछ रहा था भाई साहब, ये जो बायोगैस वाला है ना, ये खादी कमीशन, खादी बोर्ड और मनरेगा और ऐसा इन्होंने चलाया, मगर ये प्रोग्राम किसी भी गांव में 90% क्या 50% या 40% भी कहीं चल नहीं रहा, सारे फेल हुए हैं। और ये कभी 90% ग्रांट, कभी 30% ग्रांट, तो ये ग्रांट 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 के चक्कर में प्रोग्राम बाय एंड लार्ज फेल हो चुका है। एक दूसरा, अगर आप इसमें लगे हुए हैं और इसको गांव के स्वराज से जोड़ सके, स्वराज में पानी भी है, खाद भी है, गोबर भी है, बिजली भी है, गैस भी है, खाद भी है, अपना अगना, तो मेरे ख्याल से आप अभिषेक जी के साथ बात करके जो ग्रांट से हटाकर, ये ग्रांट 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 ने सबको क्या कर डाला है आपको मालूम है। चाहे जहां जी ग्रांट हो, तो क्या अपन आपके अनुभव को, आप जवान भी है, हैंडसम भी दिखते हैं, तो आपको जी, लेकर धन्यवाद क्या सर। ये ग्राम स्वराज के लिए एक थोड़ा ऐड ऑन कर दे। पेड़ भी है, जड़ी बूटी भी है, गाय भी है, बीमारी भी है, बायोगैस भी है, उसमें सोलर भी जुड़ जाए, निसर्ग भी जुड़ जाए, हेल्थ भी जुड़ जाए ना, खिचड़ी बन जाए, जिससे गणतंत्र का असली रूप निकल जाए। पैसे की कमी नहीं है, कोऑपरेटिव के माध्यम से थोड़ा आपको अपना नजरिया बड़ा बनाना पड़ेगा। ग्राम सेवा की सलाहकार सेवा, इसमें जुड़ना पड़ेगा धंधे के साथ, और आपको जो कमाना है वो तो कमाना ही है। कैसा रहेगा ये, क्या आप मेरे से सहमत है? हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों? धन्यवाद। मैं जी मैं राज जी। आप जी मैं कहीं ना कहीं आपके मंतव्य से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि जब तक ग्रामीण अगर हम देखें कि आज जो है किसान ही ऐसा एक माध्यम है जो कि पूरे देश, पूरे संसार को जो है भोजन उपलब्ध करा रहा है। तो अगर हम उनके जीवन स्तर में अगर सुधार लेकर आ पाए किसी भी तरीके से, या उनकी आमदनी को हम बढ़ा पाए, तो इससे अच्छा मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ हमें जो नवाचार हम कर रहे हैं, चाहे वो बायोगैस के सेक्टर में हो या फिर उन्नत कृषि के क्षेत्र में हो, तो उनको हमें जब तक वो चीजें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, तब तक उनका फायदा ना तो किसानों को मिल पाएगा, तो ना ऐसा कर व्यक्तिगत ले रूप से। राज सिंगोटिया जी, जी आपका जल्दी से जरा नंबर बोल दीजिए फटाफट। सर, मेरा नंबर है 72970 सेवन डबल टू नाइन सेवन नाइन जीरो डबल नाइन डबल नाइन डबल नाइन डबल नाइन 8। एट। आप कहाँ हाँ जी। रहते हैं? सर, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। मैं खुद किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। वो ठीक है, अभी काम की बात करते हैं। जी चाहे वो गौशाला हो, चाहे गांव हो, चाहे जंगल का हो, जी हम चाहेंगे आप अभिषेक जी से बात करके, और हमारे पास एक्सपर्ट इसमें आते हैं, वाटर शेड के भी, सोलर के भी, इसकी भी, उसके भी। तो जी। अपन राज सिंगोटिया, सिंगोटिया ठीक है ना, राज सिंगोटिया, हाँ जी। केयर ऑफ बिजसन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बढ़िया। इसके अंदर अपन एक सलाहकार सेवा शुरू करेंगे, जिसमें गांव को, किसान को, उद्यमितों को इंटीग्रेटेड सर्विसेज सॉल्यूशन ग्राम स्वराज के लिए मिले। कैसा रहेगा जी, ये? उनसे बहुत अच्छा विचार है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें अभी हो हमें गया, हम आपने अच्छा बोल सिर्फ। दिया। अभी आपने बोल दिया ना, अच्छा है। अब अपन बाकी तो इफ्स एंड बट चलते रहते हैं। आप जवान आदमी है, जी आपके बाल जरा उखड़ गए हैं, जरा आंवला वावला खाओ। हमको आंवले की भी मार्केटिंग करनी है। और जी जी जयपुर जी के रहने वाले हो तो आओ मिलकर लाल सिंह जी के साथ एक संपूर्ण क्रांति की सलाहकार सेवा ऐसा शुरू करें। हम भी जी आपके साथ जी, जुड़ेंगे। जरा आप अभिषेक जी से बाद में डिटेल में बात करके अपना एक ग्रुप बना लो, जरूर। इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर विलेजर्स। उसमें बायोगैस और ये जितना भी चीजें हैं, जिससे वाइबिलिटी बन जाए। आपको तो जी दो जी जी पैसे से मतलब है, ठीक है ना? हम भी आपके जी, साथ काम करेंगे। दो पैसा आप कमाना, आधा पैसा हमको देना, राइट? जरूर सर, जरूर। चलो, ऐसा शुभकामनाएं, है शुभकामनाएं। वाह 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 वाह, जय हो।
भाई कमलानंद जी, ऐसा नहीं है। ये बार बार आप कहते हो सरकार सरकार, कुछ नहीं है। सरकार तो सरकार ही है। जब पैसा टैक्स क्यों ले रहे हैं हमारे से? और सरकार का जो उद्देश्य था, आप भी सरकार में रहे हैं, अब मैं भी भाई काफी साहब लंबे ऐसा टाइम। है, वो सुनो अपन एक बहस मिनट, बाद में सुनो करेंगे ना कि जो मैं कौन कह रहा हूँ, कितना मेरी भी बदमाश सुनो रहा आप। है, कहाँ किसका कितना प्रोग्राम फेल हो गया है। अभी तो अपन सिंगोटिया जी को निपट ले, बाद में आपके साथ में अपन अलग से निपट लेंगे, ठीक है, अलग से। मैं बताना चाह अभी रहा तो हूँ इनको ही निपट आपको, ले, राजेश सरकार। सिंगोटिया जी को, जो दमदार है। ठीक, जी जी, सुनो अपन बाद में सुना बात भी करो करेंगे। आपकी, ठीक है, हाँ। तो ऐसी बात नहीं है। ये जब मैं वहां पे था तो बायोगैस का मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम अप्रूव किया था भारत सरकार का, जिसमें सभी गौशालाओं में हम 90% सब्सिडी दे के प्लांट लगवा रहे थे। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है राज जी, उनका मेन उद्देश्य होता है कि शुरुआत में लोगों को एक शुरुआत देना, क्योंकि शुरुआत में हर एक आदमी रिस्क नहीं ले सकता है, नहीं ना ही मैं आगे चलता है। योगेंद्र सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और बायोगैस लेकिन प्लांट में कोई चीज फेल होने वाली नहीं है। ये नहीं सिर्फ भाई, मैं जो है बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, मैं लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना जी और जी लोगों जी को जी आगे नहीं बढ़ना। ये बात है। जब एक प्लांट जी। आपको लगा के दे दिया, आपके 20 साल चलती रही, आप उसमें अगर गैस लीकेज होगी तो आप उसको वेल्ड भी नहीं कराना चाहते, सोचते फ्री में लगा हमारे तो। मैं यही कबाड़ी को यही लोहा कहना बेच चाह देंगे, रहा उसकी हूँ। रिपेयर नहीं कराएंगे लोग। जी, ये मानसिकता कि है ना। तो मैं ऐसा बात ये नहीं है हुआ कि हुआ सरकार को यही हम एक है। तरफ रख दें, सरकार टैक्स ले रही है, सरकार को हम जी जिम्मेवार ठहराएंगे हर जगह, कोई ऐसी बात नहीं। जी, मैं बताना चाहूंगा सर आपको, कि गोवर्धन स्कीम फेज 2 के अंदर पूरे भारतवर्ष में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ग्राम पंचायत का चयन किया गया है और वहां पर जो है कम्युनिटी बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति ये है कि पूरे भारतवर्ष में जो बायोगैस प्लांट लगे हैं, उसमें से मुश्किल से मतलब 1 या 2% प्लांट ऐसे हैं जो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है टेक्नोलॉजी नहीं नहीं, वाइज वो फॉल्ट है। गोवर्धन की बड़ी प्लांट अलग अलग इश्यू है, वो उस पर फिर चर्चा कर लेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि जब पहले गवर्नमेंट शुरुआत में जो है इंडस्ट्री कोई गांव ने थोड़ी लगाई है, गवर्नमेंट ने सही लगा बात है। के दी थी, फिर धीरे धीरे लोग इंटरप्रेन्योर बन गए। अच्छा, मेरा एक छोटा सा आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भी ये सारी मिनिस्ट्री का देखता रहा, जी जी डायरेक्टर था आपके MNRE का। जी जी। कुछ स्कीमें जैसे सोलर का था, रूफटॉप का, वो हमने स्कीम अप्रूव करवाई, क्योंकि हम्म। सारी चीजें ये नहीं होती। कई बार वहाँ ज्ञान का अभाव होता है, कई बार वहाँ पे लोग जो है ना अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाते हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, जी जी। IAS होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो ये बंद करवा देते हैं स्कीमों को, है ना। वो नीचे से जुड़े नहीं होते। तो मेरा ये था कि इन प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने का तो इनका जिम्मेवारी है सरकारों की, उनको जिम्मेवार ठहराएंगे। और दूसरा मेरा ये था कि जो एक एक इश्यू मेरे पास बार बार आता था, जो प्लांट हम लगवा रहे थे, कि ये जो हम्म। फर्टिलाइजर बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, इनकी सेल के लिए लोगों के बहुत इश्यू आते थे कि फर्टिलाइजर हम मार्केट में बेच नहीं सकते जैसे दूसरी फर्टिलाइजर कंपनियां बेचती हैं। तो इस पे कोई आपका समाधान निकला क्या अभी? तो सर, इसमें देखिए दो चीजें हैं कि आज जो जो बड़ी कंपनियां जो रासायनिक उर्वरक बना रही हैं, वो बहुत ब्रॉड स्केल पे उनके पास में बकायदा मार्केटिंग के लिए चैनल है, उनके पास में सेल्स पर्सन है जो शॉप टू शॉप जाके आज जो जो भी बाय प्रोडक्ट्स या जो भी फर्टिलाइजर उनके पास में है उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब जो छोटी गौशाला है या जो किसान भाई जिनके पास कम मात्रा में जहां पर जैविक खाद निकल रहा है, तो वो उसकी मार्केटिंग के लिए कहाँ जाएंगे? अगर अनटिल अनलेस एक नहीं नहीं कहावत नहीं, है मेरा राजस्थान। सवाल ये था कि जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट ऑर्डर FPO में हमने कोशिश भी करी थी, उस टाइम डलवाया हाँ, भी था, लेकिन वो गौशालाओं की जो है ना छोटे लेवल की, वो कर सकते हैं कि नहीं मार्केटिंग? कुछ ऐसा क्लियर कर हुआ कर कि नहीं? सकते हैं। इसमें देखिए सिंपल सा क्या है कि अभी आप अगर आप इसमें सर देखिए कई चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी हमें, कि थोड़ा सा हमें इनोवेटिव वे में सोचना पड़ेगा। अगर जिन जिन महानुभावों ने अगर गौ महाकुंभ में अगर विजिट की है, तो आप ये देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे ऐसे नवाचार करने वाले साथी थे जिन्होंने गाय के जो गोबर से बहुत सारे उत्पाद बना रखे हैं और उनको इतने आकर्षक तरीके से वो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं कि वो बिक रहा है।
ठीक है, वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसका। आज जो जो प्रोडक्ट अगर मैं मूर्ति की भी बात करूं, जो मूर्ति जो है नॉर्मल जो है वो अगर 50 रुपए की मिल सकती है, तो वो उसका वैल्यू एडिशन करके उसका और अच्छा निखार लाकर उसको अच्छी पैकेजिंग में करके और एक अच्छी उसमें नहीं नहीं, मेरा मेरा सवाल सिर्फ फर्टिलाइजर से था, हाँ, क्योंकि मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ सर, कि तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है। आज खुला दूध हम बेच रहे हैं, उसकी वैल्यू कम है, वही दूध अगर पैकेट में आ रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर हम खुला जैविक खाद अगर बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में उसका ट्रस्ट नहीं आएगा। अगर हम उसी जैविक खाद को हम बकायदा उसकी पैकेजिंग करें बैग के अंदर, और उस बैग के ऊपर न्यूट्रिशंस वैल्यू लिखी हो कि इसमें इतना ग्राम में इतने 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 न्यूट्रिशंस वैल्यू है, तो जो लेने वाला होगा उसको भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इसके अंदर एक्चुअल में कुछ है। जी एक चलो, अलग अलग से बात करेंगे। सुमेर जी काफी देर से हैंड जी रेज जी किए जी हुए हैं, जी ये भी राजस्थान से हैं आपके, सुमेर सिंह राजवत जी। जी सुमेर जी जी, अपना सवाल हुकुम पूछिए। प्रणाम। जी राजकुमार जी, आपके नजदीक है, 110 किलोमीटर दूर है, क्या आप एक सैंपल यूनिट हमारे यहाँ लगाना पसंद करेंगे? जो भी आपके चार्ज होंगे सब्सिडी के सर, बाद देंगे। कोई 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 दिक्कत नहीं है सर। कहाँ विराजते हैं आप? बिल्कुल मेहंदीपुर बालाजी के जस्ट पास में है, भनकपुरा टोडाभीम तहसील। जी जी जी। कोई समस्या नहीं है। सुमेर जी, एक बार आप मुझे बताएं कि अपने पास कितना पशुधन है, या अपने पास में ये अपन कुछ। पर्सनल में कल आपसे वार्ता करूंगा, ग्रुप में टाइम जाया नहीं करें। प्लीज 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 सुमेर प्लीज, सिंह कोई का कोई नंबर दिक्कत नहीं है, चैट मेरा नंबर बॉक्स में चैट है, बॉक्स में डाला या हुआ है, मैं वहां से भेज आप मुझे दूंगा संपर्क आपको। करें। हुकुम। आप इनसे जुड़िए, और हमारे हमारे भी कहीं सहयोग की जरूरत पड़े तो हमें भी बताइए, कोई बात नहीं जरूर है। जरूर। इस ग्रुप के लिए हमारी सारी सेवाएं हाजिर हैं, जी। क्योंकि देश के कुछ तो ऋण चुकाए देश का, पूरी उम्र जो है देश का इसे लिया ही लिया है, अब कुछ दे के जाते जाते जाते। कल सही कितने बात है बजे सर। वार्ता करूं आपसे सब? सर, कभी भी, मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अवेलेबल हूँ, और इसके बाद में भी आप फोन करेंगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा। अगर नहीं उठा पाया तो मैं रिटर्न कॉल जरूर करूंगा सर। तो मेयर ठीक जी सर, इस ग्रुप में आए, ये जी। भी कोई ना कोई क्रांतिकारी है, सिर्फ बिजनेस वाले नहीं हैं, तो इनसे तो जोड़कर ये भी हमारे ग्रुप में आ गए। अब सर देखिए, ये एक एक अलग चीज नहीं होती है चलेंगे। कि हम बिजनेस कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है देश को लेकर या हमारी धरती को लेकर, हमें कहीं ना कहीं उनका निर्वह करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम जी शायद आपका आज हम माइक बोलते हैं बंद कि हो हमारे गया था, दादाजी लेकिन हमारे लिए इतना नहीं छोड़ आपने के गए, इतना बड़ा आपने खेत छोड़ के हमारे गए। भाई हम क्या छोड़ के कमलानंद जी जाएंगे जो हमारी है, जनरेशन के लिए? राज जी, हमारे भाई जी कमलानंद जी सीनियर आईएएस रहे हैं, सेक्रेटरी भारत सरकार के। इनके जी हमेशा जी ही जी। बात होते हैं कि जब तक उसको प्रॉफिटेबल कॉमर्शियली वायबल नहीं बनाओगे, कोई भी चीज जवानी जमा खर्च नहीं चाहते वो कभी भी। सही आप बड़े बात है सर। पिवटल मिल गए हमारे को, और वो अब जी। आपको पकड़ लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, और हम आपके साथ हैं जहां भी ले चलोगे। और कोई किसी दिक्कत नहीं है साथी का सर। कोई सवाल हो, क्योंकि अभी दो परिचर्चाएं और हैं, किसी का सवाल हो बाद में मत कहना कि मैं सख्त हूं, मैं ओपन कर रहा हूं, कोई भी आदमी जिसका कोई सवाल हो अपना पूछ सकते हैं। तो संगमनेर और समय और है हमारे पास। रोजी जी। जी जी, रोजी रानी रोजी जी। रोजी रानी जी जी हैं, ये भी जी गांव में बहुत अच्छा काम कर रही हैं राज जी, जी और महिलाओं को भी बहुत ज्यादा इन्होंने मोटिवेट किया है। रोजी रानी जी, ये उत्तर प्रदेश से हैं। जी जी। जी रोजी जी। जी सर, मेरा सवाल बीच में कुछ टाइम मतलब आवाज नहीं आ रही थी, तो हो सकता है आपने डिस्कस किया होगा, मुझे पता नहीं चल पाया। एक तो मुझे जैसे आपका बिजनेस मॉडल के बारे में समझना है कि आप अगर कहीं पे सीएन मतलब ये बायोगैस प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम्म। वन टाइम आपका चार्जेस रहता है या कुछ आपका अलग मॉडल है? और उसका जो मतलब कितने टाइम तक आप उसको इंक्यूबेशन देते हो? और मतलब अगर 1000 गाय की बात करते हैं तो क्या मतलब एरिया चाहिए इस प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए? जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जहाँ पे 1000 गाय हमारे पास में उपलब्ध हैं, तो इसको कमर्शियल जो प्रोजेक्ट हम लोग प्रपोज करते हैं कि इसमें आप कमर्शियल वे में जाइए, जिसमें आपको लगभग 200 किलो के आसपास सीबीजी रोजाना प्रोडक्शन होगा, और आपके पास में लगभग 4000 किलो से 5000 किलो के आसपास लगभग आपके पास में डेली बेसिस पे ठोस जो है आपको जैविक खाद मिलेगा, साथ ही साथ आपके पास में लिक्विड फर्टिलाइजर भी रहेगा। ये पूरा प्लांट लगाने के लिए हमें लगभग लगभग जो है 1.5 एकड़
लैंड की आवश्यकता होती है। और इसमें लगभग लगभग जो खर्च आता है वो सब कुछ मिलाकर, जिसमें आपका सीबीजी, प्योरिफिकेशन, कंप्रेशन और बॉटलिंग तक की यूनिट आ गई, ये आपका लगभग जो है 1,75,00,000 रुपए के आसपास का पूरा प्रोजेक्ट बनता है। हम इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, कुछ चीजें हटाकर या कुछ चीजें ऐड करके, वो अगेन जब हम फाइनेंशियल्स पर डिस्कस करने आते हैं तो उस स्टेज पे होता है। और इसका लगभग लगभग जो आरओआई टाइम हम कैलकुलेट करते हैं, या हम हमारे हिसाब से जो आरओआई टाइम जो है वो 3 साल के अंदर आता है, तो हम जो क्लाइंट है उसको बोलते हैं कि आरओआई लगभग आपका 4 साल में आएगा। तो 3.5 साल के अंदर अंदर डेफिनेटली वो आरओआई अचीव कर लेते हैं। अब इसमें रही बात कि हम किस तरीके से कितने टाइम तक हम लोग एसोसिएट रहते हैं, तो इसका ये है कि जिस जिस टाइम पे हम लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट में आएंगे, तो 2 साल का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हम लोग क्लेम करते हैं कि 2 साल तक तो कोई भी अगर डिफेक्ट आता है अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो हम उसको जी रिजॉल्व करेंगे ही करेंगे। इसके बाद में भी एएमसी और सीएमसी मॉडल होते हैं, जिसमें हम लोग जो है हमारे क्लाइंट के साथ में जुड़कर रहते हैं लंबे समय तक। साथ ही साथ उससे पहले अगर मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करूं, तो जब भी हमारे पास में इस तरीके का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है जिसमें कि क्लाइंट चाहता है कि वो कमर्शियल प्रोजेक्ट में जाए, तो सबसे पहले हम उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके पूरी एक डीपीआर रिपोर्ट बनाते हैं, ताकि सिर्फ हम हवा में बात नहीं करें कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट लग जाएगा जी, इतना पैसा आ जाएगा जी। उसको पहले वाइबल बनाना पड़ेगा कि हम पूरा उसकी एक डीप स्टडी होगी कि हमारे पास में कितना फीड स्टॉक अवेलेबल है, या अगर हम बाहर से कहीं से ले रहे हैं तो क्या कॉस्टिंग में हमारी यूनिट के ऊपर आ रहा है। अगेन जहां हम प्लांट लगा रहे हैं उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, कि उसके आसपास में हमारे पास जो हम जो गैस उत्पादित कर रहे हैं उसको बेचने का प्रोविजन उपलब्ध है या नहीं है, या स्लैरी का आसपास मार्केट कैसा है, या किस तरीके से वो मार्केट बना सकते हैं। तो एक पूरा पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पूरी स्टडी होती है। उसके बाद में ही हम सजेस्ट करते हैं कि आपको प्लांट लगाना चाहिए भी या नहीं लगाना चाहिए। मतलब डेली बेसिस पे हमारे पास में 8 से 10 इंक्वायरी आती हैं कमर्शियल बायोगैस प्लांट लगाने की, और बेमुश्किल से हम उनको किसी एक या दो को सजेस्ट कर पाते हैं कि आप लगाइए। ओके जी जी राज जी, अभी दो और विषय भी रह रहे हैं। आज हमने थोड़ा लोगों का भी इंटरेस्ट रहा, और आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि मन ही नहीं किया आपको रोकने के लिए। जी जी रोजी जी जी, मैंने इसका नंबर दोबारा से डाल दिया है इसके टेक्स्ट में, चैट बॉक्स में। जी जो साथी नोट नहीं कर पाए थे वो राज जी का नोट कर लीजिए, और 1-to-1 इन्होंने पूरी अपनी तरफ से कहा है कि इस ग्रुप के किसी जी भी साथी को कोई भी सहयोग होगा, ये बिल्कुल ग्रुप के साथियों की तरह से सहयोग करेंगे हमारा। जी 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 और अगर किसी और ऐसा का ऐसा कोई नहीं है सवाल कि है। मैं जो है जो बिजनेस आवर्स हैं उन्हीं में मैं अवेलेबल हूँ। बिजनेस आवर्स के अलावा भी सुबह 7 बजे से लेकर आप रात को 10 बजे तक मुझे कभी भी कॉल करें। जितनी जानकारी मेरे पास में उपलब्ध होगी, या जितनी मदद मैं इस मंच के लिए कर पाऊंगा, मैं तैयार हूँ। और मैं आश्वासन देता हूँ आप लोगों को कि मैं जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको सही तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत जी धन्यवाद राज जी। धन्यवाद। आप तो ग्रुप के सदस्य बन गए हो अब हमारे। जी 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 और एक मिल के आगे बढ़ेंगे। और जरूर सर जरूर। मेरा भी कहीं सहयोग आपको चाहिए तो मैं भी आपको सहयोग करता रहूंगा। हैं? डेफिनेटली सर। और अब जो है ना, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन आज, मतलब प्रभावित हो गया मैं। मतलब चीजें तो मुझे बहुत सारी पता है, आपसे पहले की पता है बहुत ही, है ना। ये सब जी जी स्कीम में गोवर्धन हो गया, स्टेट हो गया, ये सारे में हमारे ही बनाए हुए थे लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए। जी 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 जो गांव में आप कर रहे हो और ग्रामीण क्षेत्र में जो रियल एंटरप्रेन्योर जो जाता है, उसमें देशभक्ति तो होती ही है, नहीं तो लोग जी शहरों की तरफ भागते हैं। तो आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सारे ग्रुप के सदस्यों की तरफ से और खास तौर पे मेरी तरफ से। जी अभिषेक जी, आगे अभी हमारे पास बचा है आधा घंटा। जी जी जी। राज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से अगेन सभी ग्रुप के सदस्यों को साधुवाद कि आपने धैर्यता के साथ मुझे सुना, और जो मैं जानकारी आप लोगों को दे पाया उसका हम कहीं ना कहीं उपयोग कर पाए। और मैं अगेन अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया इतने विद्वान जनों के बीच में बोलने का। और आगे भी अगर मैं इससे संबंधित ग्रुप में
किसी भी विषय पर अगर चर्चा में अगर मुझे लगा कि मैं मेरे विचार मैं साझा कर सकता हूँ, तो मैं जरूर इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। बाकी मैं ग्रुप में तो साथ में जुड़ा हुआ हूँ ही, तो जो भी मेरे विचार होंगे मैं जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राज जी। आज का जो हमारा दूसरा विषय है वो हमारी 16 से 18 की जो मसूरी में होने वाली मीटिंग है, जो ब्लॉक एडॉप्शन को लेकर हो रही है। ये मीटिंग का विषय जो है, ये क्यों ये मीटिंग करनी पड़ रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये मीटिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये क्यों करना पड़ रहा है, उसके पीछे कारण है। क्योंकि ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम को चले हुए लगभग 4 महीने से कुछ ज़्यादा हो चुका है, और इस दौरान बहुत सारे साथियों ने कुछ अपने अपने क्षेत्रों में कुछ काम भी शुरू किए और कुछ शुरू हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे स्पष्टता लानी जरूरी है, और किस तरह से काम आगे बढ़ेगा और किस तरह से उनको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। तो उसके लिए सारे विषयों पर और सारे प्रश्नों को लेकर के ऑनलाइन तो हम लोग कई बार बैठ चुके हैं और लगातार रोज बैठते ही रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन 2 दिन का ये शिविर रखा गया है, जो सिर्फ और सिर्फ अ, आर्थिक विषयों पर केंद्रित है। और प्रत्येक ब्लॉक 100 करोड़ रुपए, और प्रत्येक ग्राम सभा कुछ 1 करोड़ रुपए, 2 से 4 करोड़ रुपए की किस तरह से वहाँ पर ये जो ग्राम सभा के जो 29 विषय हैं, उनमें से जो 13-14 आर्थिक विषय हैं, उनको लेकर के वहाँ पर काम किया जा सकता है। और कम से कम सरकारी सहयोग से, कम से कम रिबेट ग्रांट सब्सिडी के, कम से कम बैंक के सपोर्ट से ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जा सकें, और गांव के 50-100 लोगों की आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सके, कुछ अच्छे काम किए जा सके उस दिशा में। लोगों को ये सारा अनुभव और किस तरह से वो होगा उसको देने के लिए प्रोग्राम हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है। फोकस केवल आर्थिक पक्ष पर ही किया जाएगा, और उसी का जो विस्तार है वो 23 से 25 की जो मीटिंग है उसमें करनाल में दिया जाएगा, जिसमें कि ग्राम सभा, ग्राम स्वराज और वार्ड स्वराज के विषयों को विस्तार पूर्वक बताकर, और फिर उस पर जमीन पे काम करने के लिए सारी चीज़ों को तैयार किया जाएगा। तो अभी जो 16 से 18 की मीटिंग है, ये उन सभी साथियों के लिए लाभप्रद है जो कि अपने क्षेत्र में सहकारिता से जुड़कर, या फिर ग्राम उद्योग, ग्राम विकास अ, और लघु उद्योग के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के कुछ काम करना चाहते हैं, या संबंधित तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं, समूह बना के कुछ काम करना चाहते हैं। तो वो सब 16 से 18 की मीटिंग में आमंत्रित हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हो रहा है, ये हिमालयन एडवेंचर इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, 30-35 साल पुराना है। और वैसे तो इनके चार्जेस बहुत हाई रहते हैं, लेकिन क्योंकि टावरी जी के परिचित हैं और साथ ही साथ समाज और देश के लिए चिंतित रहते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल कम खर्चे में इसको वहाँ पे अलाउ किया है। और 2 दिन का रहने और खाने का खर्चा 3,000 रुपये आ रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो भी वहाँ के वो हैं, जो भी उन्होंने सिस्टम बना रखे हैं, जिससे कि लोगों का मनोरंजन हो और लोगों को उत्साहवर्धन हो, वो सारी चीज़ों का लोग वो करेंगे। प्रकृति के बीच में, हरियाली में और साफ वातावरण में ये 2 दिन हम लोग बिताएंगे, जिससे कि आगे जाकर हम ये जो बड़े लक्ष्य बनाए गए हैं उनको पा सकें, और एक अच्छी टीम भावना बन सके। तो वहाँ पर डीआईजी चमोली साहब, जिनको कभी राज्य मंत्री का भी दर्जा मिला हुआ था, और साथ ही साथ उनके बेटे और अन्य साथी भी रहेंगे। हमारे टावरी जी के मार्गदर्शन में ये सारा चीज होगा, और कई सारे और वरिष्ठ साथी पहुंचेंगे वहाँ पे।
जिसपे सारे विषयों पे विस्तार पूर्वक चर्चा हो पाएगी। जो भी साथी वो पहुंच रहा है वो 3,000 रुपये हिमालयन एडवेंचर इंस्टीट्यूट के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है, और फिर इसके बाद वहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और 16 तारीख को दोपहर को 12 बजे पहुँचना है। 12 बजे पहुँचने के बाद लंच होगा, और लंच के बाद फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगा। और 16 के शाम तक, 16 के रात 10 बजे तक, फिर इसके बाद 17 पूरा दिन, और 18 के दोपहर 12 बजे तक हम लोग वो रहेंगे। और फिर इसके बाद वहाँ लंच करेंगे 18 तारीख को, और लंच करने के बाद सभी लोग निकल लेंगे। तो ये देहरादून से लगभग 39 किलोमीटर्स है, 39-40 किलोमीटर देहरादून से पड़ता है। तो साथ ही वहाँ पर देहरादून में इकट्ठा होकर और 4-4, 6-6 के ग्रुप में जाएंगे। ज़्यादा लोग नहीं बुलाए जा रहे हैं, सीमित संख्या ही रहने वाली है। 20 से 30 के बीच कुछ संख्या रहेगी। और 2 दिन वहाँ पर इन सब विषयों पर, आर्थिक विषयों पर बहुत विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग और चर्चा होगी। तो ये मैंने आपको पूरा कार्यक्रम का वो बता दिया है। इसका एक PDF है जो मैं आपको इसी ग्रुप में व्हाट्सएप चैट में डाल दे रहा हूँ, और ये जूम चैट में डाल दे रहा हूँ, और साथ ही साथ अलग से भी भेज दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सएप कर दें या फ़ोन करके बता दें, तो उसका रजिस्ट्रेशन में जो अकाउंट डिटेल होगा उसमें वो भेज के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और कोई अगर जानकारी लेनी है, कुछ पूछना है, तो उसके लिए बात कर सकते हैं। तो ये तो 16 से 18 के कार्यक्रम की बात हो गई। इसी तरह से 23 से 25 के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। सिर्फ कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो आदरणीय रणवीर शर्मा जी 10 से 15 मिनट में वो कार्यक्रम में क्या क्या होने जा रहा है, कैसे होगा, वो थोड़ा सा डिटेल्स बता दें, और किस तरह से वो होगा वो सारा चीज आप बता दें 10 से 15 मिनट। आदरणीय रणवीर शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। वैसे तो हमारी चर्चा पहले भी 2-3 बार हो चुकी है, फिर आपने जब आज इनवाइट किया है तो मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। 23 तारीख को हमारे जो इससे पहले वर्धा में मीटिंग हुई थी उसकी समीक्षा मीटिंग है। कई लोगों को कल कंफ्यूजन था और एक दो को और भी कंफ्यूजन रहा। समीक्षा मीटिंग कि भी वहाँ जिसने जो जो काम की जिम्मेवारियां ली कि भी मैं इसमें काम कर रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ काम, कोई गौशाला में, कोई शिक्षा में, कोई चिकित्सा में, जो जहाँ काम कर रहा है उसकी एक समीक्षा की मीटिंग होगी 23 तारीख को। और सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, जो भी वहां पहुंचेंगे, जिन्होंने जिम्मेवारी ली थी 23 तारीख को, और अपनी बात को वहां रखेंगे। 24 तारीख को हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोग, काफी लोग 23 तारीख को आ जाएंगे, और जो बाकी लोग होंगे वो 24 तारीख को आएंगे। और इसका जो अरेंजमेंट है, हमने सारा सारा करनाल के अंदर सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला है, सेक्टर 8 के अंदर श्री राम मंदिर के पास राजपूत धर्मशाला भी है वहीं पे। तो जो बस स्टैंड से भी करीब करीब मतलब GT रोड के ऊपर ही है ये, और बस स्टैंड से भी करीब 2 किलोमीटर है, और रेलवे स्टेशन से करीब 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा। तो जैसे जैसे जिसके पास जो साधन होगा उसकी तरीके से लोग आ जाएंगे। दोनों जगह के ऊपर वहाँ पे मतलब हमारे ई-रिक्शा आमतौर पर हर जगह अवेलेबल होगी। जो GT रोड से आएंगे तो वो बीच में ही हमारा एक बस स्टॉप है सेक्टर 8 का, उसी के ऊपर वो रुक जाएंगे, और वहीं से वहीं साथ में ही सेक्टर 8 पड़ेगा, बस स्टैंड बना हुआ है, उसी पे रुक जाएंगे और उसी से चले आएंगे। और 24 तारीख का जो कार्यक्रम होगा वो हमने सुबह 9 बजे से जैसे सबके साथ चाय पानी हो जाएगा, और फिर 10 बजे हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। उसके अंदर हमने ग्राम स्वराज्य की जो अवधारणा है उसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी कि ग्राम स्वराज्य क्या है, ये क्यों जरूरी है, और किस लिए इसके ऊपर हमने सोच विचार करना है या काम करना है।
तो ये 24 तारीख को एक पहला सेशन होगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का। इसके बाद उसी सेशन के अंदर ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के साथ साथ उसकी व्यवहारिकता कि भी क्या ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं है, या सब लोग वैसे ही स्वराज प्रैक्टिकल बना सकते हैं और बनाने में क्या क्या करना है। तो इन सारी बातों पे डिटेल में चर्चा होगी। और दोपहर के बाद का जो सेशन है वो साथ ही साथ हमने वार्ड/नगर स्वराज्य को साथ लिया है कि इसकी ग्राम स्वराज्य की जो जरूरत है ना केवल गांव में है बल्कि शहरों में भी उसी प्रकार से हमें जरूरत है। और उसी प्रकार से वहां की उसकी अवधारणा और व्यवहारिकता दोनों पे बात होगी। और साथ ही साथ जो इसमें मेन हमारे अधिकार हैं, जैसे 11वीं सूची के 29 अधिकार हैं ग्राम स्वराज्य के अंदर, और वार्ड स्वराज्य के अंदर 12वीं सूची के हमारे 18 अधिकार हैं। स्वराज्य है 74वें संशोधन के अंदर वार्ड स्वराज्य है। तो इन सब पे हम डिटेल पे वहां चर्चा करेंगे, इसकी अवधारणाओं के ऊपर भी और इसकी व्यवहारिकता के ऊपर भी, और इन सारे जो विषय हैं उनके ऊपर भी हमारी डिटेल में चर्चा होगी। और इसके बाद 25 तारीख का जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में हम विशेष तौर से जो हमारे 73वें संशोधन की 11वीं सूची के जो 29 अधिकार है और उसमें खासकर से जो स्वावलंब के अधिकार हैं उनके ऊपर जो हमारे विशेषज्ञ होंगे वो विशेष तौर से अपनी बातों को रखेंगे कि भी कैसे कैसे हम उन टारगेट को पा सकते हैं, और जो मॉडल गांव बनेंगे उनके अंदर हम किस प्रकार से उसको लागू धरातल पे कर सकते हैं। तो जो हमारी विशेषज्ञों की टीम होगी, एक्सपर्टों की टीम होगी अपने अपने विषय के बारे में, वो अपनी बात 25 तारीख को रखेंगे। और उनके रखने के बाद इसी तरह से जो हमारे वार्ड स्वराज्य के 18 अधिकार हैं उनके भी जो विषय होंगे और उनके जो विशेषज्ञ होंगे वो भी अपनी बात को उसी तरीके से रखेंगे। और आफ्टर लंच ये लंच तक चलेगा। लंच के बाद जो है हम लोग 25 तारीख को हम सवाल जवाब बीच में हो जाएंगे, आधा आधा घंटा दोनों प्रोग्रामों में, 24 तारीख वाले में भी और 25 तारीख वाले में। सवाल जवाब के बाद जो है ना फिर लास्ट में 25 तारीख को हम उस पे ये रखेंगे कि भी अब हमने काम कैसे और किस तरीके से करना है। हमने अपनी टीमें बनानी है कि मॉडल विलेज कहाँ कहाँ बनाने हैं, किस शहर में बनाने, किस गांव को बनाना है और किस प्रदेश में बनाना है। वो सभी लोग अपनी अपनी बात वहां रखेंगे और जहां जहां लोगों की पहल होगी वहां से हम अपने मॉडल गांव को बनाना शुरू कर देंगे, और जिससे कि आम लोगों की सहभागिता और विशेषज्ञों की जो सहभागिता है उस पर विशेष तौर से जोर दिया जाएगा, जिससे कि हम उसकी व्यवहारिकता को धरातल पे लागू कर सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार कर सकें। इन्हीं शब्दों को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई शंका हो तो वह जरूर पूछ ले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रणवीर शर्मा जी। इसमें सारी चीजें आपने बता दी हैं। फिर भी अगर किसी साथी का कोई प्रश्न कोई वो है तो वो पूछ सकता है। अभी हमारे पास 3 से 4 मिनट है। 16 तारीख या 16 से 18 या फिर 23 से 25 के कार्यक्रम किसी के बारे में कोई भी प्रश्न है वो पूछ सकता है। चैट में 16 के कार्यक्रम का वो डिटेल भेज दिया गया है। 18 का कार्यक्रम जो 23 से 25 का है उसको भी भेज दिया जाएगा रात तक आपको, और आप उसको देख करके और जो भी किसी को कुछ प्रश्न पूछना है वो पूछ सकता है। और साथ ही साथ दोनों कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमारे जो पिछले 4 साढ़े 4 महीने की मेहनत है उसको ये दिशा देंगे और जमीन पर हम और प्रभावी ढंग से काम करने की स्थिति में आ पाएंगे। और जो हमने एक समय अवधि निर्धारित की है कि इस समय अवधि में हम देश के सारे ब्लॉक में अपनी पहुंच बनाएंगे, और उस समय अवधि में हम पहुंच बनाने के लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कितना भी अच्छा विषय हो, कितना भी अच्छा सोच हो, कितना भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो, बिना संगठन के और बिना नेटवर्क के
जमीन पे कभी नहीं उतारा जा सकता। तो ये जो प्रयास है ये एक लोगों को संगठित करने का है, लोगों को अपने से जोड़ने का है, लोगों को आर्थिक तौर पे और वैचारिक तौर पे और हर तरह से एम्पावर करने का है। तो ये पहला एक तरह से हमारा टेस्ट है और इसमें सफल होना ही पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ पाएंगे। तो ये सभी का दायित्व है कि इन सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लें और दूसरों को भी जोड़ें। बस मुझे इतना ही कहना है। समय 9:44 हो चुका है और क्योंकि मैं मॉडरेशन कर रहा हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि समय पे ही हम खत्म कर दें। कल से आने वाले समय में हम ये समय और भी घटाने वाले हैं, क्योंकि 1.5 घंटे चर्चा बहुत ज्यादा हो जाती है। 1.25 घंटे में खत्म करेंगे, 9:30 पे ही खत्म कर देंगे। और सभी का सुझाव आ रहा है कि ज्यादा लंबा हो जाता है, रिपीटिशन ज्यादा होता है। तो इस पर भी अगर कोई साथी कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। और मैं आखिरी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे जो सबसे वरिष्ठ साथी होंगे उनको बुलाऊंगा हमारे बीच में। जो सबसे वरिष्ठ साथी इस समय जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हमारे प्रेमानंद जी आ जाएं, क्योंकि वो गए हुए थे, उनका फोन लग नहीं रहा था। मैं चिंतित था कि बीकानेर में क्या हो गया उनके साथ। प्रेमानंद जी अगर सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा सभी को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। गौ कुंभ में बहुत अच्छा अनुभव मिला और बहुत अच्छे कार्य हुए। उसके बाद में एक स्वामी जी हमको मिल गए, विवेकानंद सरस्वती जी। उनका जोधपुर और बाड़मेर के बीच में गौशाला आन हाईवे पे है, जहाँ पे एक गौशाले में 2600 गायें हैं और एक दूसरी गौशाला फिर उनकी और है, उसमें भी 600 गायें हैं। बहुत ही दर्द है उनके जीवन में कि गायों को लेकर के। वहाँ पे वो गुरुकुल भी बहुत अच्छी व्यवस्था भी है, मैंने वीडियो वगैरह सब बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जोधपुर में हमारा बैग चोरी हो गया, जिसमें कि हमारा मोबाइल वगैरह हमने सब व्यवस्थित करके रखा था, लेकिन किस्मत ख़राब निकली और चोरी हो गया। कल से मेरे घर वाले भी लोग परेशान थे। आज मैं 2-2:30 बजे जब आया हूँ तो फिर मैंने घर में दूसरे फ़ोन पे जूम ऐप डाउनलोड करके सारी वीडियो जितनी भी वहाँ की थी वो सब अब उसी मोबाइल में चली गई। ये हमारा बहुत बड़ा, लेकिन उनकी यहाँ की व्यवस्थाएं हमको बहुत अच्छी लगी और कोऑपरेटिव के माध्यम से वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है। और उनके पास 45 लाख की एक मशीन जो है खाद बनाने वाली रखी हुई है और स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा मतलब इंतजाम है। वहाँ पे वो केन्या के कुछ लोग मिले थे हमको, 1-2 लोग, 2 भाई मिले थे केन्या के, वो भी हमारे साथ में महाराज जी के यहाँ गए थे और हम लोगों का 2 दिन का वहाँ निवास रहा और बहुत अच्छा वहाँ का सब दिखाई पड़ा। तो सभी को मिलजुल करके आगे कार्यक्रम करना है और बेहतर करना है। महाराज जी से कल मैं बात करूंगा कि आज तो बात हो नहीं पाई, उनका नंबर भी मुझको किसी से लेना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल में ही नंबर था। और ऐसे जगहों पे उनके पास 8 वाहन हैं प्रचार के लिए। कथा से क्रांति का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही ज्ञानवान हमारे वो संत जी हैं। आधुनिकता के ज्ञान, पुरातत्व के भी बहुत ज्ञानी हैं वो। और अच्छा उनके यहाँ सब हमने देखा, बहुत अच्छा लगा हमें। जैसे हमारी अपनी कानपुर गौशाला सोसाइटी में सारी व्यवस्थाएं हैं, वैसे ही सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर भी हैं और बड़ा सम्मान है उनका वहाँ क्षेत्र में। तो हम तो चाहेंगे, नालंगे जी से बात करेंगे कि वो प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट वहाँ पे डाला जाए, शुरुआत करी जाए वहाँ से। गुरुकुल भी वहाँ बन सकता है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ हो सकती हैं। हम सब मिल कर के राजस्थान के उस स्थान से पंचगव्य विद्यापीठम का भी वहाँ पे हमने उनसे बात कर ली है और उन्होंने अपना नेशनल कोऑपरेटिव का अनुमति दे दी है कि मैं नेशनल कोऑपरेटिव में रह करके पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में घूम करके अपने सनातन का, गौ माता का प्रचार करेंगे और इनको बचाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। बहुत अच्छा अनुभव रहा 4-5 दिन का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गौ माता, राष्ट्र माता की जय। आपने हैंड रेज किया हुआ है, अंत में जो विषय है उसको रखिए गोपाल जी।
गोपाल जी, समय हो चुका है। सबसे आखिरी में इतना लेट हैंड रेस किया है, लेकिन फिर भी आपको समय दिया जाता है 2 मिनट का। बात रखिए गोपाल जी। जी गोपाल जी। नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे इस कार्यक्रम के संबंध में, करनाल वाले कार्यक्रम के संबंध में मैं इतना केवल कहना चाहता हूँ कि करनाल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है और सहकारिता से समृद्धि जो ग्रुप है, उसके साथ ही भारत गठबंधन के भी कई ग्रुपों में मैंने 3 ड्राफ्ट तैयार किए हैं जो ग्राम स्वराज से संबंधित है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस तीनों ड्राफ्ट को पहले अवलोकन करें। यदि सार्थक लगे तो इसको अधिकाधिक ग्रुपों में शेयर करने की कृपा करें और स्वयं पढ़ने का भी कृपा करें। धन्यवाद। और अपना कमेंट जरूर बताइएगा। जी धन्यवाद सभी का। समय हो चुका है और अब हम इस चर्चा को विराम देते हैं सभी। कल सुबह जो कुछ विषय रह गए हों तो सुबह 5:45 से और 6:30 के बीच उस पर चर्चा हो सकती है। कई बार 7 बजे तक भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपका स्वागत है। लिंक यही रहेगा। और कल सहकारिता से समृद्धि पे ही बात होगी, क्योंकि बुधवार का समय सहकारिता का रहता है। तो कल हम लोग मिलते हैं और मिलकर एक नया इतिहास लिखते हैं। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।